वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आंसर राइटिंग के हमारे आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। इसके पहले कि मैं आज के उन क्वेश्चंस के आंसर्स के अप्रोच के ऊपर बात करूं, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। जैसे कि कल मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे समझ आया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए, उन्हें आंसर्स हिंदी में चाहिए, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में अवेलेबल हैं और आप उन्हें हिंदी में आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसका एक्सप्लेनेशन है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस जो इंग्लिश मोड में है उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे ही हिंदी का जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो ओनली आईएएस हिंदी माध्यम नाम के इस चैनल पर अवेलेबल हो रहा है। तो आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस चैनल को सर्च करेंगे। वहां पे जो भी वीडियोस अपडेट होती हैं उनके जरिए आप एक इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव रहा कि हाँ, हिंदी के लिए जो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से अपने आंसर्स को लिख रहे हैं और वो ग्रुप में उसे पोस्ट भी कर रहे हैं। आप में से कई सारे लोग उन्हें इंसाइट्स और इवेल्युएशंस भी दे रहे हैं। मेरे पास कुछ कॉपीज हैं दैट आई कैन शो यू कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स ओवर देयर। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा सेलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया तरीके से एक एस्पिरेंट के द्वारा इन आंसर्स को फ्रेम किया गया है। वहीं पर ये दूसरा क्वेश्चन मिनिएचर पेंटिंग्स के इवेल्युएशन के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो वेरियस रीजनल आर्ट थी उसके ऊपर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को कंटिन्यूअली अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां पर वो उसे पोस्ट भी कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से इन आंसर्स को लिखा और पोस्ट किया गया है आप बिल्कुल वैसे ही अपने आंसर्स को लिखिए और टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट करिए ताकि आपके साथी उसे देख सकें, उसे इवेल्युएट कर सकें, आपको कुछ अपडेट्स और इनसाइट्स दे सकें। और आप भी बिल्कुल उनके लिए ऐसा ही कर सकते हैं। आप भी दूसरे के आंसर्स को पढ़कर थोड़े एडिशनल पॉइंट्स को ना केवल कलेक्ट कर पाएंगे बल्कि आप उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर योर नॉलेज। तो ये काम आप करिए। तो आई होप कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इस पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी चलेगी। यहां आज के इस यूनिट में जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, दोज आर फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। तो ये जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर आपके पास 7 क्वेश्चंस थे जिनको प्रोबेबली आपने अटेम्प्ट किया है। तो अगर आप पहले क्वेश्चंस पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन गवर्नर जनरल्स के ऊपर है। गवर्नर जनरल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते रहे हैं पास्ट में। इनफैक्ट डलहौजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है और समहाउ सिमिलर क्वेश्चन है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ कि लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसीज है उन्होंने फाउंडेशन रखा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में, लेकिन इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे। तो आपको यहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त दो पक्षों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो किस तरीके के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया और दूसरा कि इसके सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए जो सेम मॉडल है वो हमें ऑप्ट करना होगा। तो मॉडल बिल्कुल ऐसे ही जाता है कि जो आईबीसी मॉडल है हम उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रो फ्रेम करना होगा। अगर आप इंट्रो फ्रेम करना चाहते हैं तो आपको ढूंढनी होगी सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम आपके लिए दो हो सकती है। एक तो लॉर्ड डलहौजी एज ए पर्सनैलिटी, चूंकि पर्सनैलिटी हमारा जो सिलेबस है उसका एक कोर एलिमेंट है। अगर आप अपने सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज, तो पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं और डलहौजी एक सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, गवर्नर जनरल है जिसने काफी सिग्निफिकेंटली कॉलोनियल एक्सपेंशन किया है इंडिया में। तो पर्सनैलिटी जो एक की पॉइंट है, आप इसे अपना सेंट्रल थीम कंसीडर करके अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सकते हैं, या लॉर्ड डलहौजी के साथ जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आप उसे कनेक्ट करके अपना इंट्रो फ्रेम कर सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को आप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करिए और फ्रेम करिए अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल सा आप बना सकते हैं एंड इट गोज लाइक कि यहां पर आपको एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में लॉर्ड डलहौजी को सेंटर में रखना है कि लॉर्ड डलहौजी जो है, या डलहौजी यहां पे जैसे कि मैं मेंशन कर रहा हूं, डलहौजी डलहौजी सिग्निफिकेंट कॉलोनियल एक्सपेंशन करता है इंडिया में, सिग्निफिकेंट कॉलोनियल एक्सपेंशन करता है और जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज थी, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज उस समय हुआ करती थी उनका इस्तेमाल करके
उनका इस्तेमाल करके मॉडर्न इंफ्रा डेवलप करता है, मॉडर्न इंफ्रा डेवलप करता है जो कि उसके कॉलोनियल एक्सपेंशन को हेल्प करता है, जो कि उसके कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स में मदद भी करता है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि एज ए गवर्नर जनरल वो कॉलोनियल एक्सपेंशन काफी स्पीडली करता है। जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उनके जरिए वो मॉडर्न इंफ्रा को इंडिया में जिस तरीके से डेवलप करता है वो उसके कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। ब्रिटिशर्स की बेटर स्ट्रेंथ इंडिया में आती है और वो बेटर कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज। तो ये तो आपने एक इंट्रोडक्शन फ्रेम कर लिया जहां पे आपने डलहौजी को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये करने के बाद आप सीधा उन इनिशिएटिव्स पर आइए जो उसके द्वारा लिए गए थे। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट है वो बहुत ही सिंपल जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन के बॉडी पार्ट पर आते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन के बॉडी पार्ट पर आते हैं तो बॉडी पार्ट को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। एक हिस्से में आप जाएंगे और बताएंगे जो इंफ्रा डेवलप किया गया है, आप एक हिस्से में बताएंगे जो इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है और दूसरे हिस्से में आप उसका सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बताएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बताएंगे ना। तो ये दो हिस्से होंगे जिसमें आप अपना पूरा आंसर फ्रेम करने वाले हैं। आपको पता है कि डलहौजी ने किस तरीके का इंफ्रा डेवलप किया है, आपको एकदम स्पेसिफिकली उस इंफ्रा को मेंशन करते हुए उसमें कोई भी एग्जाम्पलिफिकेशन कर देना है जो कि आपके आंसर को फ्रेम करने का तरीका होता है। 1.5 लाइन में अपनी बात कहिए, 1 लाइन में उसे जस्टिफाई कर दीजिए। इट गोज लाइक कि सबसे पहले अगर आप इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो आप रेलवे की बात करते हैं। रेलवे की जब आप बात करेंगे तो मुंबई से थाने के बीच में जो आपका रेलवे डेवलपमेंट हुआ है 1853 का, आप उसका जिक्र करेंगे। रेलवे के बाद आप मेंशन करेंगे टेलीग्राफ लाइन का, टेलीग्राफ लाइन की आप बात करेंगे, इन्होंने जो ये एक्सपेंशन किया है। इसके बाद आप पोस्टल सिस्टम की बात करेंगे, आप पोस्टल सिस्टम की बात करेंगे। पोस्टल सिस्टम के बाद आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात करेंगे, आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात कर देंगे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आप ये बता देंगे कि किस तरीके से वेरियस जो रोड्स, कनाल्स, इन सब का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो कितना ज्यादा खास था। इसके अलावा आप वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी में मर्ज करके आप पोर्ट्स एंड हार्बर्स की भी बात कर लीजिए, पोर्ट्स वगैरह की भी बात कर लीजिए। तो ऐसे 4-5 एलिमेंट्स आप पिक करिए और इनमें आप एग्जाम्पलिफिकेशन दीजिए। आप रेलवे का, टेलीग्राफ लाइन का, पोस्टल सिस्टम का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स का डेवलपमेंट किया गया है उसके बारे में बता दीजिए। इन सबको बता देने के बाद आप सीधा सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे आ जाइए। आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इस पूरे पॉइंट को, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है वो 10 मार्कर है। तो 10 मार्कर है तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 सोशल इंपैक्ट बता दीजिए और 2 इकोनॉमिक इंपैक्ट बता दीजिए। इससे जो मामला है वो एकदम सिंपल और साधारण बन जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि अगर आप सोशल पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो अगर आप सोशल पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो आप 2 बातें लिख सकते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज डेवलप हो रही हैं इससे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल प्लस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, हो रहा है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। ये एक काम हो रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है यहाँ पे? दूसरा कि फोर्स लेबर को बढ़ावा मिल रहा है। अगर आप ध्यान दें तो 1843 ऑनवर्ड स्लेवरी इंडिया में अबॉलिश की जा चुकी है, लेकिन फोर्स लेबर अभी भी प्रैक्टिस में है और वो एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। चलिए, आपने 2 सोशल जो इंपैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं बता दिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सीधा इकोनॉमिक पर आइए। जब आप इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो 2 इकोनॉमिक बता दीजिए। मतलब इंडियन रेवेन्यू को एक्सप्लॉइट किया गया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन रेवेन्यू। अब आप यहां पर अगर ये एग्जांपल देना चाहते हैं कि कैसे इंडियन रेवेन्यू का एक्सप्लॉइटेशन किया गया, तो जो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवे में हुआ है उसमें हमने देखा कि 5% की फिक्स गारंटी दी जा रही है। आप यहां पे एग्जाम्पलिफिकेशन कर सकते हैं कि जो रेलवे है उसमें 5% की फिक्स गारंटी दी जा रही है, 5% फिक्स्ड रिटर्न दिया जा रहा है। और जो 5% का फिक्स्ड रिटर्न दिया जा रहा है, इसकी वजह से रेलवे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बढ़ गई है, जो 20 गुना हो गई है। 20 टाइम्स रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 20 टाइम्स रेलवे के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हो जा रही है, 20 टाइम्स रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जा रही है। क्योंकि अब उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में काफी ज्यादा फायदा हो रहा है,
तो वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको एक फिक्स्ड रिटर्न यहां से मिल रहा है और उन्हें किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि जो मॉडर्न इंफ्रा इंडिया में आया, इसने इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है इसकी वजह से इंडिया में रूरलाइजेशन भी आ रहा है, मतलब अब लोग शहरों की बजाय गांवों में जा रहे हैं और रूरलाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि आपने एकदम सिंपल सा इंट्रो बनाया और इंट्रो में आपने डलहौजी की जो एज ए पर्सनैलिटी है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, उसे आपने उसके इंफ्रा डेवलपमेंट से जोड़ दिया, इंफ्रा डेवलपमेंट से कनेक्ट करके आपने उसे कनेक्ट कर दिया उसकी कॉलोनियल एक्सपेंशन से, और कैसे उसका इंफ्रा डेवलपमेंट कॉलोनियल एक्सपेंशन में मदद करता है। और फिर आपने उसके इंफ्रा डेवलपमेंट के जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बता दिया, और फिर आपने सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। क्योंकि 10 मार्कर है, आपके पास बहुत लिखने का मौका नहीं है, तो आप 2 सोशल कॉन्सिक्वेंस और 2 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बता दीजिए, बस इतने से बात बन जाएगी और आप सीधा आ जाइए अपने कंक्लूजन पे। यू नीड टू डायरेक्टली लैंड ऑन कंक्लूजन, तो आप सीधे कंक्लूजन पे आ जाइए। आप कंक्लूजन पे आ जाइए और कंक्लूजन पर आने के बाद आप साफ साफ बता दीजिए यहां पे कि जो इंफ्रा डेवलप किया गया डलहौजी के द्वारा, वो वैसे तो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए किया गया था, लेकिन उसका एक एक्सटेंडेड इंपैक्ट इंडिया पे रहा और इंडिया में उसने कई तरीके से पॉजिटिवली भी कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि इसने इंडिया का यूनिफिकेशन किया और हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग को अपलिफ्ट करने में मदद करी, जिससे कि आने वाले समय में हमें नेशनल मूवमेंट में मदद मिली। तो आप ये बोल सकते हो कि जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट किया गया है, जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव के साथ हो रहा है। ये बात तो सच है, ये जो इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है ये कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव के साथ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका एक एक्सटेंडेड इंपैक्ट है, एक्सटेंडेड पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये कोई भी इंफ्रा हमारे लिए नहीं लाया गया है, लेकिन फिर भी इसका एक एक्सटेंडेड पॉजिटिव इंपैक्ट है। इससे इंडिया का यूनिफिकेशन होता है, यूनिफिकेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज हैं ये यूनिफिकेशन करती हैं इंडिया का, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। और इस यूनिफिकेशन के साथ क्या होता है कि हमारी जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है उसका राइज होता है, नेशनलिज्म का राइज होता है। तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लो। तो इन दिस वे यू कैन फ्रेम दिस आंसर। तो आप इस आंसर को बहुत ही सिंपली फ्रेम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें कोई डायग्राम या पाई चार्ट भी फ्रेम कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे बिल्कुल ऐसे ही, मतलब आप एक सिंपल सा छोटा सा ग्राफ बना दीजिए और यहां पे आप लिख दीजिए इंफ्रा डेवलपमेंट, और इंफ्रा डेवलपमेंट में आप ऐसे बस लिख दीजिए हाँ रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम आपने लिख दिया, आपने पीडब्ल्यूडी लिख दिया, और आपने लिख दिया क्या, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। क्योंकि यहां पे पॉइंटर्स में तो आप इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ग्राफ में मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर को ये एक बार में दिख जाएगा कि किस तरीके के इंफ्रा डेवलपमेंट को आप यहां पे पोर्ट्रे करने वाले हैं। ये डेफिनेटली आपका आधा से 1 नंबर बढ़ा देता है। तो इस तरीके की ग्राफिकल एक्टिविटीज आपके लिए बहुत काम की होती हैं आंसर में, और आप इसे जरूर से फ्रेम करें। तो ये पूरा आंसर का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बिल्ड कर दिया है। आपको बस इसमें कंटेंट फिल कर देना है। कंटेंट की कोई कमी है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, कंटेंट आपके लिए यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे भी इस कंटेंट को पढ़ा ही होगा। तो रेलवे के डेवलपमेंट में आपको पता है कि बॉम्बे से थाने के बीच में रेलवे चलाई जाती है 53 में। टेलीग्राफ एक्सपेंशन आप देख पा रहे हो कि 1854 में होता है, जिससे फास्टर इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन शुरू हो जाता है। पोस्टल सिस्टम में रिफॉर्म्स किए जाते हैं, इसे यूनिफॉर्म और रिलायबल बनाया जाता है। यूनिफॉर्म पोस्टेज सिस्टम 1854 में लाया जा रहा है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आता है जो कि ब्रिज, कनाल्स और रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। पीडब्ल्यूडी जो है वो कंस्ट्रक्शन देख रहा है, ये पूरी जिम्मेदारी उनके पास है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आप देखो तो 1854 में गंगेस कनाल को बनाया जा रहा है। पोर्ट्स और हार्बर्स में अगर आप देख पाओगे तो बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक्टिविटीज थोड़ी सी और फास्टेन हो जाएं, थोड़ी सी और तेज हो जाएं। पैरेलली सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में जब आप कॉन्सिक्वेंसेस पे चाहोगे तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब भी कोई आप डैम बना रहे हो, रेलवे बना रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। रेलवे कंस्ट्रक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स लेबर को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देख पा रहे हो, सोसाइटी में कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब हो रहे हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि वो जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट हम भर रहे हैं, उसका कैपिटल भी हम भर रहे हैं। 5% अश्योर्ड रिटर्न दिया जा रहा है, जिससे कि एक एडिशनल बर्डन आ रहा है इंडिया के ऊपर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं और इंडिया का रूरलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर ऑलरेडी अवेल कर सकते हो। कंक्लूजन में यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं।
मार्केट फ्लक्चुएशन वगैरह इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बट आप फिर भी यहाँ पे देख लो कि आप बता दो कि हाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे शुरुआत होती है जो आने वाले समय में इंडिया के नेशनलिज्म को फ्यूल करता है। एकदम सिंपल, इतना लंबा तो आप लिख नहीं पाओगे, ये वैसे भी कंटेंट है, ये कोई आंसर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि सिनॉप्सिस कंटेंट होता है, सिनॉप्सिस इज नॉट योर आंसर। आपको इस कंटेंट का इस्तेमाल अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए करना है, एंड ऑफ कोर्स वहां जो भी कंटेंट दिया गया है आप उसे पूरी तरीके से लिख नहीं पाएंगे, आप उसे शॉर्टन करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिराइव करेंगे और उसके बाद अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। मैंने बहुत शॉर्टन करके आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया इस क्वेश्चन के आंसर का, एंड प्रोबेबली आप इसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया, जान लिया, तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं रीजनल मूवमेंट्स के बारे में। रीजनल मूवमेंट्स की यहां पर जो बातचीत हो रही है वो ये देखा जा रहा है कि ये नेशनल कॉज में कैसे मददगार साबित हो रहे हैं। तो जो रीजनल मूवमेंट्स हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने कैसे क्रूशियल रोल प्ले किया है। अब यहां पर आप सीधा सीधा सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल थीम पर ही आपका इंट्रोडक्शन फ्रेम होना है। तो हमें पता है कि जो रीजनल मूवमेंट है वही हमारा सेंट्रल थीम है। रीजनल मूवमेंट को आप हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कनेक्ट कर दो और आप अपना, या आप रीजनल मूवमेंट का सीधे सीधे कारण बता दो, रीजंस बता दो, एक्सप्लेन कर दो, और आप बता दो कि हाँ ये कैसे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट में कि नेशनल कॉज को कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सीधा सा आप जो एक फॉर्मूला फॉलो करते हो जिसमें आप शुरुआत करते हो इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन पे जाते हो आपको जो रीजनल मूवमेंट्स हैं उनके कॉजेज एक्सप्लेन कर देने हैं या उनका नेचर बता देना है। ठीक है, नेचर बताओगे तो बॉडी पार्ट में रिपीटिशन होगा, तो रीजनल मूवमेंट्स का आप कॉज बता दो। यहां पे कॉज में आप बता सकते हो कि हाँ जो रीजनल मूवमेंट्स आए हैं वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आ रहे हैं, जो इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडियंस का। हम यहां पे देखते हैं कि सोशल डिसरप्शन हो रहा है, सोशल डिसरप्शन हो रहा है, कल्चरल इंटरफेरेंस देखा जा रहा है, कल्चरल इंटरफेरेंस देखा जा रहा है, कल्चरल इंटरफेरेंस और रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। इसी की वजह से हम अल्टीमेटली देखते हैं कि लोकल अपराइजिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसके रिजल्ट के फॉर्म में हमें लोकल अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं। अब आप इस चीज को एकदम से इंट्रोडक्शन में फ्रेम कर दो, क्योंकि लोकल अपराइजिंग क्यों हो रही है ये तो आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया है। तो अगर ये आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं गया है तो आपके पास पूरा स्कोप है कि आप इसे इंट्रोडक्शन में रीफ्रेम करके अपना बेस तैयार कर लो। आपने बता दिया कि लोकल अपराइजिंग्स क्यों हो रही हैं और वो आपका एकदम फंडामेंटल तैयार हो गया। जैसे ही ये फंडामेंटल तैयार हुआ, आपको लैंड करना है अपने बॉडी पार्ट के ऊपर। आप एकदम स्मूथली अपने बॉडी पार्ट पर आ जाओ, और आप जैसे ही अपने बॉडी पार्ट पर आते हो, आप जैसे ही अपने बॉडी पार्ट पर आते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कनेक्शन बिल्ड करना है। और वो कनेक्शन क्या है, कनेक्शन में आपको रीजनल मूवमेंट्स को, आपको रीजनल मूवमेंट्स को कनेक्ट करना है नेशनल मूवमेंट के साथ। रीजनल मूवमेंट को आपको नेशनल कॉज के साथ कनेक्ट कर देना है, नेशनल कॉज के साथ, आपको नेशनल कॉज के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इसके लिए करना क्या है, आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे और नेशनल मूवमेंट के दौरान आपको कई सारे रीजनल मूवमेंट्स को रिकॉल करना होगा। अपने दिमाग में कुछ रीजनल मूवमेंट्स को लेकर आइए और उनको एक पॉइंटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आप रीजनल मूवमेंट्स को कभी भी हेडिंग में मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप सारे रीजनल मूवमेंट्स कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में है ना, उनको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ लेकर आइए, जैसे कि आपके दिमाग में आता है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आता है कि अच्छा ये इकोनॉमिक ऑपरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो आपने ये बता दिया कि हाँ इन्होंने जो इकोनॉमिक ऑपरेशन किया इससे एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हुई कि हाँ इंडिया में सभी लोग ऑप्रेस्ड हैं, तो सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो रही है यहां पे उनके इकोनॉमिक ऑपरेशन की वजह से। अगर आप यहां पर एग्रीकल्चरल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो आप खेड़ा सत्याग्रह की बात कर सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में जहां पर फैमिन या ड्रॉट आ जाने के बाद भी बारडोली सत्याग्रह का मेंशन करिए, खेड़ा सत्याग्रह का मेंशन करिए, इंडिगो रिवोल्ट की बात करिए। इन सभी जगहों पर आप देखिए तो वो रीजनल जो एग्रीकल्चर है उसमें इंटरवीन कर रहे हैं और एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का सिनेरियो बना रहे हैं। तो जो सेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो हमें उनके अगेंस्ट लेकर जाता है। तो एक तो पॉइंट आपका सिंपल सा ये बन जाता है, ठीक है, एक पॉइंट आपका सिंपल ये बनता है
कि वो जो हैं वो इंडिया में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और वो जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसके रिजल्टेंट हमें कई सारे रिवोल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देखो, इंडिगो रिवोल्ट है, इंडिगो रिवोल्ट है, इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह के अलावा आपको बारदोली सत्याग्रह मिलेगा, यह भी ड्रॉट की वजह से बारदोली सत्याग्रह है। अब ये जो सारे सत्याग्रह आपको मिल रहे हैं ये अल्टीमेटली यूनिफाइड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफाइड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लोकेशंस में होने वाली एक्टिविटीज हैं, तो इससे नेशनलिज्म का राइज होता है। हमें लगता है कि हम इनके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो पॉलिसीज अपना रहे हैं वो सभी लोगों के खिलाफ है, ये सेंसिटिव नहीं है। तो आपने यहां पर कुछ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर ली। ठीक है, पैरेलली आप ये देख सकते हो कि पैरेलली अब यहां पे जो रीजनल मूवमेंट्स हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही हो। आप यहां पे इकोनॉमिक के बाद सोशल पे आ जाओ। देखो, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारे मूवमेंट चल रहे हैं। अगर आप सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए मूवमेंट की बात करोगे तो आपको अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने वाले कई सारे मूवमेंट मिलेंगे। इश्यू क्या है? अनटचेबिलिटी। इसके लिए आपको दिखेगा महार सत्याग्रह। जो महार सत्याग्रह है उसे कौन लीड कर रहा है? ठीक है, जो महार सत्याग्रह है उसको कौन लीड कर रहा है? अंबेडकर जी लीड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जस्टिस मूवमेंट मिल जाएगा, जस्टिस मूवमेंट मिल जाएगा, आपको एसएनडीपी मूवमेंट मिल जाएगा। ये सब लोकल मूवमेंट है, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का पार्ट है। आपको जस्टिस में मिल जाएगा। तो ये डिविजिव एलिमेंट को इरेडिकेट कर रहे हैं, इरेडिकेशन ऑफ डिविजिव एलिमेंट, इरेडिकेशन ऑफ डिविजिव एलिमेंट। डिविजिव एलिमेंट का इरेडिकेशन हो रहा है तो आपको सोशल अपलिफ्टमेंट देखने को मिल गया। और ये जब डिवीजन खत्म होगा तो हम यूनाइट होंगे और हमारा जो नेशनलिज्म है वो फ्यूल हो जाएगा। आपने इकोनॉमिक के बाद सोशल पकड़ा, सोशल के बाद आप रिलीजियस पे आ जाइए। जब आप रिलीजियस पे आएंगे तो आप मुंडा रेबेलियन देखिए, मुंडा रेबेलियन देखिए। ठीक है, आप यहां पर जो ट्राइबल कल्चर में इंटरफेरेंस है, जो ट्राइबल कल्चर में इंटरफेरेंस है, ठीक है, ये एक सेंस क्रिएट करता है इनसाइडर और आउटसाइडर का कि इंडियन रूलर्स अलग हैं और ब्रिटिशर्स अलग हैं। तो यहां पर भी आपको सेंस ऑफ नेशनलिज्म का राइज मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स पर आ सकते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट में आपको एंटी पार्टीशन मूवमेंट मिलेगा, एंटी पार्टीशन मूवमेंट मिलेगा। दैट इज इन बंगाल, इन बंगाल। यहां पे आपको बंगाली नेशनलिज्म पीक पे मिलेगा और बाद में ये स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट के फॉर्म में पूरे देश में फैल जाएगा। तो बंगाली नेशनलिज्म एट पीक मिलेगा। ठीक है, इंडिया एक एग्रेरियन सोसाइटी है तो आपको कई सारी पीजेंट अपराइजिंग देखने को मिलेंगी। यू गेट अ फ्यू पीजेंट अपराइजिंग, कई सारी पीजेंट अपराइजिंग देखने को मिलेंगी। तो जो पीजेंट अपराइजिंग्स हैं इसमें आपको किसान सभा मूवमेंट मिलेगा, किसान सभा मूवमेंट मिलेगा, एका मूवमेंट मिलेगा, एका मूवमेंट मिलेगा। तो किसान सभा और एका मूवमेंट जो है वो पीजेंट्री को यूनिफाइड करेगा, पीजेंट्री को यूनिफाइड करेगा और यूनिफिकेशन के बाद इनके
ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि आप इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल या पॉलिटिकल के साथ साथ पीजेंट्री को पिक करो और आप इनके बारे में बता दो कि ये कैसे जो रीजनल या लोकल मूवमेंट्स चलाते हैं, अल्टीमेटली ये हमारी जो नेशनल अपराइजिंग है उसका एक बड़ा ही की एलिमेंट बन जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आप इनको जैसे ही एक्सप्लेन करोगे आप सीधा लैंड कर जाओ अपने कंक्लूजन पे, कम ऑन टू योर कंक्लूजन। तो आप सीधा सीधा अपने कंक्लूजन पे आ जाओ, आप कंक्लूजन पे आ जाओ और कंक्लूजन पे बता दो कि ये जो लोकल अपराइजिंग्स थी ये भले ही अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग प्लेसेस पे हुई हों, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे रही हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे रही हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे रही हैं, लेकिन यूनिफाइड कैरेक्टर रहा है इनका, यूनिफाइड कैरेक्टर रहा है और इसने हमारे नेशनलिज्म को इंप्रूव किया या स्ट्रेंथन किया। इन्होंने हमारे नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन किया या स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। हो गया, कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर दिया, आपका आंसर फ्रेम हो गया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस में डायमेंशंस क्रिएट करिए, इंट्रोडक्शन फ्रेम करिए, डायमेंशंस क्रिएट करिए और अपने सीधे आंसर पे लैंड कर जाइए। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से फ्रेम कर सकते हैं, इतनी मुश्किल वाली बात तो यहां पर है नहीं। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन भी समझ लिया है तो आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और जब हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन नेशनलिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहां पर आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो एक तो ब्रिटिश पॉलिसीज और उनकी जो अगेंस्ट में हमारा रिएक्शन था उसका रिजल्ट था। आपको इस चीज को कॉग्निजेंस में ले लेना है, तो आप बिल्कुल इसी चीज को इंट्रोडक्शन में फ्रेम कर दीजिए बिना किसी दुविधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, जो इंडियन नेशनलिज्म है वो एक्चुअली में रिजल्ट है, रिजल्ट है किसका? एक और है ब्रिटिश पॉलिसीज और दूसरा है रिएक्शन अगेंस्ट इट। रिएक्शन अगेंस्ट इट, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। आप इन दोनों चीजों को कॉग्निजेंस में लेके अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर लीजिए और उसके बाद आप सीधा आ जाइए बॉडी पार्ट के ऊपर। कम ऑन टू दी बॉडी पार्ट। जब आप बॉडी पार्ट पर आएंगे तो आपको कई सारे एलिमेंट्स को यहां पे कॉग्निजेंस में लेना होगा। आप चाहें तो कई सारी ब्रिटिश पॉलिसीज का यहां पे जिक्र कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं वो कैसे यहां पर जो इंडियंस हैं उन्हें नाराज कर रही हैं और उसकी वजह से इंडिया में जो नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां पर थोड़ा डायमेंशंस क्रिएट करना चाहें तो आप चाहें तो दोनों को एक साथ समेट सकते हैं, उनकी पॉलिसीज और हमारा रिएक्शन। तो अगेंस्ट अगेन मैं कहूंगा कि अगर आप डायमेंशंस क्रिएट कर लेंगे ना तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले तो सोशल डायमेंशन पे आ जाइए, सोशल डायमेंशन पे आ जाइए। तो आप देखेंगे तो सोशल डायमेंशन पे वो सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं और इसे जब सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो जो डिविजिव फैक्टर्स हैं वो दूर हो रहे हैं, जो डिविजिव फैक्टर्स हैं वो दूर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, यूनिटी मेंटेन हो रही है। और ये जो यूनिटी है यही अल्टीमेटली नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सोशल रिफॉर्म्स अगर आप देखो तो यहां पे रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो रिलीजियस रिफॉर्म भी हो रहे हैं। तो अगर आप रिलीजियस रिफॉर्म देखोगे, अगर आप रिलीजियस रिफॉर्म देखोगे तो यहां पे आपको सती अबॉलिशन मिलेगा या फिर जो मोनोथिज्म है उसको प्रीच करते हुए आप देखेंगे लोगों को आइडोलेट्री को हटाया जाएगा, जो अननेसेसरी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हम रिमूव करते हुए देखेंगे। ठीक है, अननेसेसरी जो रिचुअल्स हैं या आइडोलेट्री है हम इसे खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे रैशनलिज्म आ रहा है,
इससे रैशनलिज्म आ रहा है, साइंटिफिक टेम्पर आ रहा है। तो जो रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर यहां डेवलप हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। एट द सेम टाइम वो रिलीजियस कन्वर्जन की पॉलिसीज अपना रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन की पॉलिसी अपना रहे हैं, तो हमारा इस पर रिएक्शन आ रहा है और हम इसे अपोज कर रहे हैं। तो जब हम इसे अपोज कर रहे हैं तो ये भी नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। आप यहां पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जाओ, तो जब आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जाओगे तो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिलेगा। जब आप ड्रेन ऑफ वेल्थ को देखोगे, जहां पे दादा भाई नौरोजी का आप जिक्र करोगे, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा पीजेंट्री नाराज है, पीजेंट्री एक्सप्लॉइटेड है, तो हम रिएक्ट करेंगे और हम रिफॉर्म्स की डिमांड करेंगे और ये हमारे नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। ये हमारे नेशनलिज्म को बढ़ावा देगा। हम देखते हैं कि यहां पर इकोनॉमिक के साथ साथ आप पॉलिटिकल फ्रंट पर आओ। जब आप पॉलिटिकल फ्रंट पे आओगे तो कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशंस में क्या बन रहे हैं? शुरुआत होती है जमींदारी या लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ। ठीक है, इसके बाद कई सारे और, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, आप इनका जिक्र करना चाहो तो कर लो। और ये अल्टीमेटली आईएनसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नेशनल कांग्रेस बन रहा है, तो ये भी हमारे नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। आप मॉडर्न एजुकेशन पर आओ। जो मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये मॉडर्न एजुकेशन जो है, इसकी वजह से एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया आ रहा है और ये जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, ये लीडर है हमारे नेशनलिज्म का। यही तो आने वाले समय में हमारे नेशनलिज्म को लीड कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया है, ये मॉडर्न एजुकेशन अवेल करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन, जर्नल्स हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हो रहा है। जो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हो रहा है, इसमें द हिंदू और कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अब लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनके विद इन कई तरीके की जो अवेकनिंग्स हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो कई सारे न्यूज़पेपर्स एंड ऑल हैं, जो कई सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं ना, वो यहां पर अवेयरनेस फैला रहे हैं। ठीक है, हाँ, अमृत बाजार पत्रिका है, द हिंदू है, आप इसका जिक्र कर सकते हैं। अमृत बाजार पत्रिका है, द हिंदू है, इनका आप जिक्र कर सकते हो। इसके बाद आप लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज का जिक्र कर सकते हो। लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज का जिक्र कर सकते हो, जो कि आर्म्स एक्ट लेके आता है। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ रहा है। इसके अलावा वो आईसीएस की एज रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, इंडिया के पास्ट की रीडिस्कवरी हो रही है। इंडियाज पास्ट रीडिस्कवरी, जहां हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। यहां पे आरएल मित्र हैं और भी कई सारे लोग हैं, मॉर्नियर विलियम्स हैं, मैक्स म्यूलर हैं। ठीक है, आर्यन इन्वेजन थियरी आ रही है। इससे ये समझ में आ रहा है, इसमें आरएल मित्र हैं, मॉर्नियर विलियम्स हैं, मॉर्टिमर विलियम्स हैं, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद हैं। ये सभी लोग ये बता रहे हैं कि इंडियंस जो हैं वो यूरोपियन जैसे ही हैं, उनसे अलग नहीं है। तो आप ये कई सारे एलिमेंट्स हाईलाइट कर दो और हाईलाइट करने के बाद आप इसको कंक्लूड कर दो सिंपली। फिर आप यहां पे आकर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दो।
और कंक्लूजन में आप सिंपली ये बता सकते हो कि कई सारे फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से हमारा नेशनलिज्म राइज किया, और ये जो फीलिंग नेशनलिज्म की तैयार हुई, इसे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इसको कैपिटलाइज किया। कैपिटलाइज करके इसे मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया। इसे हमने मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, जिसके रिजल्टेंट हमें अल्टीमेटली आजादी मिली। तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। यू कैन फ्रेम योर दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसकी फ्रेमिंग यहां पर ऐसे कर सकते हो। नाउ इस क्वेश्चन के बाद आप जा सकते हो अगले क्वेश्चन पे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो यहां पे बताया जा रहा है कि जो 19वीं सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म हुए हैं वो विमेन राइट के ऊपर काफी अच्छा फोकस करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कंसिडरेशन में लेके फ्रेम करना है। तो आपको सबसे पहले तो अगर इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है, अगर आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है तो आप क्या करो, आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर दो और उसका नेचर या कैरेक्टर बता दो। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बता दो कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे वो कई सारे आइडियोलॉजिकल बेसिस पर बेस्ड थे। जैसे कि यहां पर आप देखो तो रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, इसे बेस बनाकर रिफॉर्म्स किए गए, इसे बेस बनाकर रिफॉर्म्स किए गए। तो आप यहां पे सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट में ये बात बता सकते हो ना, ये बात आप बता सकते हो। तो आप इंट्रोडक्शन में बता दो क्या, नेचर। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का आप बता दो नेचर। नेचर बता के आप अपना जो क्वेश्चन है वो इंट्रोड्यूस कर दो, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आप सीधा आ जाओ इसके बॉडी पार्ट के ऊपर। बॉडी पार्ट में अब आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बॉडी पार्ट में आपके सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन को आप देखो तो यहां पर आपको फोकस करना है रोल प्लेड बाय राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब यहां पर एक तो आप विमेन राइट को थीम में डाल सकते हो या फिर आप इन दोनों लोगों को थीम में डाल सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों लोगों को अलग अलग मेंशन कर सकते हो, तो आपको एक बेटर फोकस मिलेगा। जैसे कि आप यहां पर एक तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात कर लो और दूसरा आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात कर लो। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब आप बात करोगे तो आपका सबसे जो पहला फोकस होगा वो अबॉलिशन ऑफ सती के ऊपर होगा। और जब आप अबॉलिशन ऑफ सती की बात करोगे तो आप बंगाल रेगुलेशन 17 को तो भूल नहीं सकते, जिसके तहत 1929 में जो बंगाल में सती है उसके अबॉलिश किया गया था और बाद में उसको बाकी के ब्रिटिश इंडिया में भी अबॉलिश कर दिया गया था। आप यहां पर देखोगे कि वो विमेन को लीगल राइट की बात करते हैं, लीगल राइट्स की बात कर रहे हैं, वो पर्दा के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पर्दा को डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो चाइल्ड मैरिज को डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो विमेन एजुकेशन को एफर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सारी बातें आप यहां पे मेंशन कर दोगे। फिर जब आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर आओगे तो आपको पता है कि इनका जो मेन फोकस रहा है वो विडो मैरिज को लेकर रहा है। विडो मैरिज के लिए उनका आप विडो मैरिज एक्ट तो भूल नहीं सकते, जिन्होंने 1956 में पास करवाया, जिसका ड्राफ्ट डलहौजी ने तैयार किया और पास कैनिंग ने करवाया। आप उसको मेंशन करोगे। उसको मेंशन करने के बाद आप विमेन एजुकेशन के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन देखोगे, ठीक है। और आप देखोगे कि जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं, जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं तो वो लोअर कास्ट और विमेन उनके लिए संस्कृत को एक्सेसिबल बनाते हैं। विमेन के लिए संस्कृत को एक्सेसिबल बनाते हैं। प्लस वो जब बैथुनी कॉलेज के सेक्रेटरी बनते हैं, जब वो सेक्रेटरी बनते हैं बैथुनी कॉलेज के,
तो वहां पे वो हायर एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं विमेन के लिए, हायर एजुकेशन वो प्रमोट कर रहे हैं किसके लिए, विमेन के लिए। इसके अलावा जब वो इंस्पेक्टर बनते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, जब वो इंस्पेक्टर बन रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो 35 गर्ल्स स्कूल ओपन कर रहे हैं, तब वो 35 गर्ल्स स्कूल ओपन कर रहे हैं और वो भी अपने एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं। तो आप ऐसे दोनों ही लोगों के जो इनिशिएटिव्स हैं विमेन को लेकर उसे अलग अलग हाईलाइट कर दो और उसके बाद आप इस आंसर को चुपचाप यहां पे कंक्लूड कर दो। ठीक है, आप यहां पे इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। और जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो आप कंक्लूजन एकदम सिंपल सा ड्रॉ करोगे कि इन्होंने जो भी रिफॉर्म्स किए उससे हुआ है सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। और जब विमेन का सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है तो उन्होंने लिबरेटेड फील किया है, तो वो लिबरेट हुई हैं। और जब वो लिबरेट हुई हैं, जब वो लिबरेट हुई हैं तो वो नेशनल मूवमेंट में एक बहुत ही की रोल प्ले करती हैं। और उसके बाद वो नेशनल मूवमेंट में एक बहुत ही की रोल प्ले करती हैं। तो अगर उनको इन रिफॉर्मर्स ने लिबरेट नहीं किया होता तो विमेन का पार्टिसिपेशन हम नेशनल मूवमेंट में देख नहीं पाते। ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल जाती है, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, बहुत ही आसान फ्रेमिंग रहेगी, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक होता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन दिस वे ओनली। ठीक है, तो आप इसकी फ्रेमिंग ऐसे देख सकते हो, बाकी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो यहां पे महात्मा गांधी और भगत सिंह के कंट्रास्टिंग अप्रोच के बारे में बात की गई है और आपको यहां पे उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करना है और ये भी कि उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने दो पर्सनैलिटीज हैं, महात्मा गांधी और भगत सिंह। आप इन दोनों लोगों को इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो आप इन दोनों लोगों पे एक बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन बनाओ। और इंट्रोडक्शन अगर आप बनाते हो तो आपको इंट्रोडक्शन में एकदम सिंपल सी बात यही लिखनी है कि दोनों के कंट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं। आप सीधा लिखोगे डिस्पाइट कंट्रास्टिंग ओपिनियंस, डिस्पाइट कंट्रास्टिंग ओपिनियन, सेम गोल है, सेम गोल है। और सेम गोल क्या है? स्वराज, या आप इसको सीधा इंडिपेंडेंस लिखो, स्वराज का मामला बहुत पीछे छूट जाएगा। और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दोनों ही लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच में चाहे जो भी डिफरेंसेस रहे हों, दोनों का गोल सेम है, दोनों आजादी चाहते हैं इंडिया के लिए, दोनों ही चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। अब यहां पर आपको उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बताने हैं। अब आप बॉडी पार्ट में आ जाओ, और बॉडी पार्ट में जब आप आते हो तो सिंपल आप डिफरेंसेस बताओ, सीधा सीधा है। एक तरफ लिख दो गांधी को और एक तरफ आप लिख दो भगत सिंह को, एक तरफ आप गांधी को लिख दो और एक तरफ आप भगत सिंह को लिख दो, और सीधा सा मामला है ना, सीधा सा मामला है। आप उनके आइडियोलॉजीज को अलग अलग स्फीयर्स में देख लो। सबसे पहले तो आप देख लो मेथड। जब आप मेथड में देखोगे तो गांधी नॉन वायलेंट है और वो सत्याग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सत्याग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि भगत सिंह एक वायलेंट मास रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक ये वायलेंट मास रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों लोगों की आइडियाज में आपको जो मेथोडोलॉजी है उसमें एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा मेथोडोलॉजी में। ठीक है, आप मास मोबिलाइजेशन को देखोगे तो अगर आप मास मोबिलाइजेशन को देखोगे तो ये मास मोबिलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन इनका जो मास मोबिलाइजेशन है ये पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए है। इनका जो मास मोबिलाइजेशन है वो ये चाहते हैं कि एक चेन हो, चेन ऑफ रिवोल्यूशनरीज जो सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, जो सेक्रीफाइस करने को तैयार हो।
और जब ये सेक्रीफाइस करेंगे ना, सेक्रीफाइस करेंगे, तभी जाके हम आगे आजादी ले पाएंगे। फिर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये चेंज कैसे लाना चाहते हैं? गांधी जी चाहते हैं कि जो दुश्मन है उसका हार्ट चेंज किया जाए, चेंज ऑफ एनिमीज हार्ट, ये एनिमी का हार्ट चेंज करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम भी हार्ट चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम हार्ट निकाल के चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि स्ट्रेंथ को इंस्टिल किया जाए, इंस्टिलिंग स्ट्रेंथ। ये कोई हार्ट वार्ट चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। और क्रिएटिंग सेंस ऑफ फियर, क्रिएटिंग सेंस ऑफ फियर, तो यहां पे सेंस ऑफ फियर क्रिएट करना चाहते हैं गांधी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करेंगे, ये सोशलिज्म की बात करेंगे, ठीक है। गांधी जी अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उसे हमें इरेडिकेट करना है, लेकिन वो वर्ना सिस्टम को एक्नॉलेज कर रहे हैं। यहां पर ये कंप्लीट इगैलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहां पर भगत सिंह में और इनमें देखने को मिलेंगे। तो गांधी जी मोरल परसुएशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ये सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, और इनका फोकस जो है वो सोशलिज्म की तरफ है। इकोनॉमिक विजन में गांधी जी ग्राम स्वराज और विलेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। कल्चरल वैल्यूज में ये इंडियन ट्रेडिशन स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव और इगैलिटेरियन वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना। तो ये अंतर मिल जाएगा। मीन्स और एंड में गांधी जी के लिए जो मीन्स और एंड है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह के लिए एंड इंपॉर्टेंट है, मीन्स क्या होगा वो जस्टिफाइड कर देगा एंड को, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं, और भगत सिंह फियरलेसनेस और मार्टराइडम की बात करते हैं। अब इसके बाद आपको सीधा इसका इंपैक्ट बता देना है कि देखो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से उन्हें इंटरनेशनल पे सपोर्ट और सिंपैथी मिलती है, वो सोशल बेस को एनहेंस कर पाते हैं, लीडरशिप और इंस्पिरेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट है बहुत वाइड हो जाता है। भगत सिंह का अप्रोच देखो तो वो मार्टाइडम और सेक्रीफाइस पे बेस्ड है, वो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो एचआरए का हिस्सा है, एचएसआरए के फाउंडर हैं, और वो करेज और डिफेंस की बात करते हैं ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट में। इस तरीके से आप दोनों ही जो पर्सनैलिटीज हैं उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करने के साथ साथ इस बात के ऊपर जोर दे सकते हो कि भाई दोनों ही लोग जो हैं वो अलग अलग आइडियाज पे काम करने के बावजूद हमारे नेशनल मूवमेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से फ्यूल करते हैं। दोनों की फोर्सेस अलग हैं, गांधी जी दूसरी फोर्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, भगत सिंह दूसरी फोर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही हमारे नेशनल मूवमेंट को फ्यूल करते हैं। और दोनों का जो एक ब्लेंड है वो ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करता है कि वो इंडिया को जल्दी छोड़कर जाए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को कवर कर लेने के बाद जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो यहां पर आप देखो तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज हैं उन्होंने हमारे एग्रेरियन लैंडस्केप को सेल्फ सफिशिएंसी से डिपेंडेंसी की ओर डाला, और हमें यह देखना है कि इससे कुछ अनइंटेंडेड पॉजिटिव चेंजेस भी आए। अब आपको सीधा सा ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोडक्शन में फ्रेम कर देना है। जब आप इंट्रोडक्शन में जाते हो ना तो इंट्रोडक्शन में आप ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को डाल दो, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव डाल दो आप यहां पे, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव डाल दो। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि वो कितने लंबे समय तक यहां पर स्टे कर सकें, उन्हें एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलता रहे, और उनके लिए यहां पे एक लॉयलिस्ट क्लास डेवलप हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम पीरियड तक वो इंडिया में रूल कर सके, उनके लिए यहां पर एक इकोनॉमिक क्लास का डेवलपमेंट हो जो उनको मदद करे, जैसे कि जमींदार वर्ग, और यहां पर वो अपने लिए एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें। तो आप ऑब्जेक्टिव बता दो, और ऑब्जेक्टिव बताने के बाद आप कुछ की एलिमेंट्स को फोकस में रख लो। बॉडी पार्ट में आप कुछ की एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करो। की एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करने का क्या मतलब है कि जब भी आप पॉइंट बनाओ तो एक तो पॉइंट आप रेवेन्यू पॉलिसी पे बना लो, उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज कैसी हैं। रेवेन्यू पॉलिसी के बाद आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप की बात कर लो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप की बात कर लो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स के बाद आप यहां पे रेवेन्यू पॉलिसीज की बात कर लोगे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स की बात कर लोगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट की बात कर लो, जिसको आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हो, आप डेवलपमेंट ऑफ रेलवे की बात कर लो, आप उनकी फैमिन पॉलिसी की बात कर लो,
आप उनकी फैमिन पॉलिसी की बात कर लो, आप उनके कॉलोनियल सिस्टम की बात कर लो, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में आप ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर लो, और इन्हीं डायमेंशंस पर आप अपने सारे पॉइंट्स क्रिएट कर दो, इन्हीं डायमेंशंस पर आप अपने सारे पॉइंट्स क्रिएट कर दो। तो सबसे पहले तो आप ये बता दो कि वो कैश क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं जिससे लैंड बैरन हो जाती है और किसानों को जब फैमिन आता है तो वहां पर खाने को कुछ नहीं बचता। इंडिगो और ओपियम दोनों ही जमीन को बंजर बनाते हैं, ठीक है। उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हाईली एक्सप्लॉयटेटिव है, वो जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो जंगलों में जाके झूम कल्टीवेशन को बार कर रहे हैं, वो न्यू इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं उससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मार्केट इंटीग्रेशन करने का जो उनका एफर्ट है उससे कई बार फैमिन आ रहा है। हालांकि अनइंटेंडेड पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जैसे टी, कॉफी, रबर, या मतलब इनको एटलीस्ट कमर्शियल स्केल पे लेके जाया जा रहा है। लाइक इंडिगो वगैरह तो इंडिया में पहले से था, उनको कमर्शियली स्केल अप किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके पास, फार्मर्स के पास नए एवेन्यूज आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रेलवे हो चाहे इरिगेशन हो, तो उससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर बेटर हो रहा है, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सबसे किसानों को थोड़ी बहुत सेल्फ सफिशिएंसी भी मिल रही है, हालांकि ये इंटेंडेड नहीं है। सिमिलरली अगर आप गांधी जी के बेलगाम सेशन के ऊपर 7वें क्वेश्चन पे आओ जो 1924 का है, तो बताया जा रहा है कि इसका ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था गांधी जी का। तो आपको बताना है कि ये कैसे इंपैक्ट करता है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को। तो सबसे पहले तो आपको उस समय क्या हुआ था, गांधी जी देखो नॉन कोऑपरेशन के बाद जब फरवरी में 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और 12 फरवरी को वो 1922 में इसको विड्रॉ कर लेते हैं एनसीएम को, मार्च में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मार्च में गिरफ्तार हो जाने के बाद वो लगभग 200 साल कह रहा हूं, 200 साल जेल में रहते, तब तो पता नहीं खेल ही खत्म हो जाता। 2 सालों तक जेल में रहे, 6 साल की सजा मिली थी, 2 साल जेल में रहे, फिर उनको 1924 में छोड़ दिया गया। जब उनको छोड़ दिया गया तो वो आके फिर आईएनसी का जो सेशन है उसको प्रिसाइड करते हैं बेलगाम में कर्नाटका में। और बेलगाम में कर्नाटका में जब वो उसको प्रिसाइड करते हैं तो वहां पर कई सारी बातें होती हैं। सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट था ना स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस के बीच में, उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट खत्म होगा अब। इसके अलावा वहां पे खादी को प्रमोट करने की बात की गई, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बात की गई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स को उन्होंने वहां पे हाईलाइट किया। तो खादी को प्रमोट करने की बात की गई, चरखा को प्रमोट करने की बात की गई। तो ये जो एलिमेंट्स वहां पे डिस्कस किए गए ना, आप उन एलिमेंट्स को एक दफा लिख दो और उसको लिखने के बाद उनका सीधे इंपैक्ट लिख दो। तो इन एलिमेंट्स को मेंशन करने के बाद आप सीधा इसका सिग्निफिकेंस डाल दो। सिग्निफिकेंस में कि गांधी जी की पहली प्रेसिडेंसी थी और आखिरी थी, इन्होंने कांग्रेस के विद इन यूनिटी को प्रमोट किया, नॉन वायलेंट स्ट्रगल की बात की, उन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन रखा जहां पे सभी लोगों के बीच में यूनिटी को प्रमोट करने की बात की गई, खादी का प्रमोशन, कांग्रेस की कमेटीज का रीऑर्गेनाइजेशन, विलेज सैनिटेशन, अनटचेबिलिटी का इरेडिकेशन, इन सभी मुद्दों के ऊपर बात हुई। इंपैक्ट क्या हुआ कि विमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर जोर गया क्योंकि इंक्लूसिविटी के ऊपर बात की गई और यूथ को इन्वॉल्व किया गया, ग्रासरूट मूवमेंट स्ट्रेंथन हुआ, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया गया। तो बेलगाम का जो सेशन था उसने गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो प्रोग्राम था, उसको नेशनल मूवमेंट में मेन स्ट्रीम किया और अल्टीमेटली हमारे नेशनल मूवमेंट को नॉन वायलेंट सत्याग्रह की ओर आगे बढ़ाया। ऐसा करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो एक एक करके मैंने इन 7 क्वेश्चंस के ऊपर जो एक ड्राफ्टिंग हो सकती है उसके बारे में बात की और उसके कंटेंट के ऊपर भी चर्चा की। आई होप कि आप इन आंसर्स के ड्राफ्ट को समझ पाए होंगे। अगर आप इन आंसर्स के ड्राफ्ट को समझ पाए हैं तो फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, जिसके बारे में हमने बात की। होपफुली ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा है और हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।